नमस्कार। मैं बालाजी राजे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ अखंड भारत पुस्तिका का ऑडियो संस्करण। लेखक डॉक्टर सदानंद दामोदर सप्रे। मनोगत। कुछ स्थानों पर अखंड भारत स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में और कुछ कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्गों में भारत विभाजन और अखंड भारत इस विषय पर भाषण देने का अवसर मिला। कुछ अन्य परिचितों को भी ऐसे अवसर मिले। सबने एक बात का अनुभव किया कि यह विषय सीधे सुनने वालों के हृदय को छूता है। एक और बात ध्यान में आई। अधिकांश श्रोताओं ने, जिनमें युवाओं की अधिकता थी, कहा कि यह विषय तो अब तक हमारे सामने आया ही नहीं, और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह विषय अधिक से अधिक लोगों के सामने आना चाहिए। कार्यक्रमों आयोजनों में आने वाले लोगों की संख्या तो सीमित रहती है, इसलिए ऐसा विचार बना कि इस विषय पर एक छोटी पुस्तक लिखी जाए ताकि यह विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। राष्ट्रवादी साहित्य प्रकाशित करने वाले अर्चना प्रकाशन के मुख्य कार्यकारी परम मित्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता से इस विषय में चर्चा की तो उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता से इस पुस्तक के प्रकाशन का दायित्व लिया और स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ से पहले इसका प्रकाशन हो जाए ऐसी व्यवस्था की। समस्त अर्चना प्रकाशन परिवार इस बात के लिए धन्यवाद का पात्र है। पुस्तक के पूर्वार्ध में भारत विभाजन क्यों हुआ इसकी कारण मीमांसा की गई है और उत्तरार्ध में अखंड भारत कैसा होगा इसका विवेचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखन में विशेष रूप से उसके पूर्वार्ध में श्री होवे शेषाद्री की पुस्तक और देश बढ़ गया, सुरुचि प्रकाशन नई दिल्ली, का उपयोग एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में हुआ है। लेखक उनका ऋणी है। जो पाठक भारत विभाजन के बारे में अधिक जानने के इच्छुक हो उन्होंने उपर्युक्त पुस्तक अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इस तरह के विषय की सभी बातों से सब लोग सहमत हो यह संभव नहीं, परंतु मूलभूत बात भारत विभाजन की कसक और अखंड भारत की आकांक्षा से सभी लोग निश्चित ही सहमत होंगे। यही महत्वपूर्ण है। चूँकि इस पुस्तक का उद्देश्य यही मूलभूत बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का है, इसलिए पाठकों से निवेदन है, कृपया इसे पढ़ने के पश्चात अलमारी में न रखते हुए अपने बैठक कक्ष में रखें ताकि आने जाने वालों की दृष्टि में वह पढ़ें। साथ ही अपने नाते रिश्तेदारों परिचितों को पढ़ने के लिए दें और यथासंभव प्रवास में भी अपने साथ रखें ताकि सहप्रवासी इसे देख सके। इस तरह यह विषय अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में पाठक भी अपना योगदान कर सकते हैं। मातृभूमि भक्ति का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जिस जन्मदात्री माँ के जीवन से मिला और गृहस्थ जीवन में उस दिशा में कुछ कर पाने का सौभाग्य जिस सधर्मचारिणी के सहयोग और प्रोत्साहन के कारण मिला, उन दोनों की अर्थात माता स्वर्गीय श्रीमती लक्ष्मीबाई सप्रे और सहधर्मचारिणी स्वर्गीय श्रीमती ज्योत्सना सप्रे की पावन स्मृतियों में यह पुस्तक सादर समर्पित है। सदानंद दामोदर सप्रे। षष्ठम संस्करण। पुस्तक के पंचम संस्करण को पढ़कर अनेक पाठकों, मित्रों और विषय के ज्ञाताओं ने सुझाव दिए। उन्हें समाहित करते हुए यह षष्ठम संस्करण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। आशा है इसे भी सबका स्नेह मिलेगा। आपके मूल्यवान सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी। सदानंद दामोदर सप्रे। पूर्वार्ध। भारत विभाजन क्यों? भारत विभाजन यह स्थापित सत्य नहीं। जिस तरह स्वाधीनता से पहले अनेक राष्ट्रभक्त के लिए स्वाधीनता की भावना प्रेरणा का मुख्य स्रोत हुआ करती थी, उसी तरह स्वाधीनता के बाद अखंड भारत का स्वप्न प्रत्येक राष्ट्रभक्त के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत होना चाहिए और इस स्वप्न को साकार करने के लिए उसने सतत क्रियाशील रहना चाहिए। परंतु अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कुछ लोगों को छोड़कर आज आम जनता अखंड भारत का विचार ही नहीं करती। इसका कारण यह है कि भारत विभाजन को स्थापित सत्य, सेटल्ड फैक्ट मान लिया गया है। लोग कहते हैं कि भारत का विभाजन एकदम गलत है, यह नहीं होना चाहिए था, परंतु अब क्या किया जा सकता है, विभाजन तो हो गया।
अब फिर से भारत को अखंड थोड़े ही किया जा सकता है। इसी विचार के कारण लोग विभाजन और अखंड भारत के बारे में सोचते ही नहीं। इसलिए सबसे पहले लोगों के मनों से इस स्थापित सत्य वाली बात को निकालना होगा। आइए इतिहास की कुछ स्थापित सत्य दिखने वाली असंभव बातों के बारे में विचार किया जाए। एक, सैकड़ों वर्ष पहले यहूदियों को उनके देश इज़राइल से विस्थापित होना पड़ा। एक दृष्टि से देखा जाए तो उनका यह विस्थापन स्थापित सत्य था, परंतु यहूदियों की प्रचंड इच्छा शक्ति ने इस स्थापित सत्य को बदल दिया और आज वे अपने इज़राइल में रहते हैं। 2, 1857 का स्वाधीनता संग्राम असफल होने के बाद स्वाधीनता असंभव, अंग्रेजों का राज यावत चंद्र दिवाकरो है, ऐसा विचार, किंतु 1947 में स्वाधीनता। 3, भारत विभाजन के कुछ वर्ष पहले तक विभाजन हो सकता है यह बात असंभव लगती थी। तभी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभाजन की मांग को विलक्षण मूर्खता, फैंटास्टिक नॉनसेंस कहा और यह कहकर इस मांग की खिल्ली उड़ाई कि जो लोग विभाजन की बात करते हैं वे मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। दोज हु टॉक ऑफ पार्टीशन लिव इन पैराडाइज ऑफ फूल्स। परंतु 1947 में भारत का विभाजन हो गया। 4, 1970 के पहले बांग्लादेश के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। 1971 में वो अस्तित्व में आ गया। 5, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का विभाजन हो गया। इतनी सख्ती थी कि अब यह विभाजन सदैव के लिए है ऐसा लगने लगा था, परंतु आज जर्मनी फिर से अपने अखंड रूप में है। 6, कुछ वर्ष पहले तक सोवियत संघ विश्व की 2 महाशक्तियों में से एक था। आज उसके अनेक टुकड़े हो चुके हैं और इस तरह सोवियत संघ भूतपूर्व का दर्जा प्राप्त कर चुका है। इतिहास ऐसी असंभव लगने वाली बातों के संभव होने से भरा पड़ा है। फिर भारत विभाजन को स्थापित सत्य क्यों माना जाए? इच्छा शक्ति और प्रयत्नों के आधार पर इसे भी बदला जा सकता है। यही विचार प्रत्येक भारतवासी का होना चाहिए। इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और जीवन चरित्र 2 अलग अलग बातें। भारत फिर से अखंड हो सकता है, यह विचार मन में आने के बाद आगे के प्रश्नों का विचार किया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से सबसे पहले विभाजन क्यों हुआ, इसकी कारण मीमांसा करनी होगी, क्योंकि तभी विभाजन कैसे समाप्त होगा इस पर विचार किया जा सकता है। परंतु विभाजन क्यों हुआ, इस प्रश्न पर विचार करने से पहले विशिष्ट प्रकार की मानसिकता होना आवश्यक है। उसके बिना संतुलित दृष्टिकोण रखते हुए समग्रता से विचार नहीं किया जा सकता। वह मानसिकता है इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करने की। फिर इसमें किन्हीं महापुरुषों के बारे में मन में स्थित आदर भाव उनकी भूलों के बारे में विचार करते समय बाधक नहीं बनेगा। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट करेगा। जब 1857 का स्वाधीनता संग्राम क्यों असफल हुआ, इस प्रश्न पर विचार किया जाता है, तब अन्यान्य कारणों के साथ निर्धारित समय से पहले युद्ध प्रारंभ हुआ, यह एक कारण सामने आता है। ऐसा क्यों हुआ, इसका विश्लेषण करते समय अमर शहीद मंगल पांडे के कारण यह हुआ, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। परंतु जब ऐसा निष्कर्ष निकाला जाता है तब क्या इसका अर्थ यह होता है कि इससे मंगल पांडे का अनादर किया जा रहा है? कदापि नहीं। जिन्होंने भारत माता के चरणों पर अपना जीवन पुष्प समर्पित कर दिया, उनके बारे में मन में आदर और श्रद्धा के अलावा और कौन सा भाव हो सकता है? परंतु क्या यह उचित होगा कि मंगल पांडे के बारे में मन में आदर भाव है इसलिए उनकी भूलों के बारे में विचार ही न किया जाए? कदापि नहीं। इतिहास से सीख लेने के लिए महापुरुषों की भूलों के बारे में विचार करना ही पड़ता है, उनके बारे में आदर भाव यथावत रखते हुए भी। इसी को कहते हैं इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। परंतु इसके साथ एक बात और जुड़ी है। जिस ऐतिहासिक घटना के बारे में विचार किया जा रहा हो
उससे संबंधित महापुरुषों के जीवन की केवल उस घटना से संबंधित बातों के बारे में ही विचार किया जाता है, उनके संपूर्ण जीवन का नहीं। अतः संबंधित महापुरुषों का संपूर्ण जीवन चरित्र इस विश्लेषण में सम्मिलित नहीं होता। इसलिए इतिहास का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण और महापुरुष का जीवन चरित्र ये दो अलग अलग बातें हैं। यह बात मन में स्पष्ट रहनी चाहिए, तभी विश्लेषण के आधार पर किसी महापुरुष के बारे में धारणा नहीं बनाई जाएगी। इस तरह महापुरुष के बारे में आदर भाव को इतिहास के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण में बाधक नहीं बनने देना और विश्लेषण के आधार पर किसी महापुरुष के बारे में धारणा नहीं बनाना, ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। ऐसा होने पर भारत विभाजन और अखंड भारत इस विषय पर अच्छी तरह विचार किया जा सकता है। एक बात और है, उपर्युक्त विषय पर विचार करते समय संपूर्ण स्वाधीनता संग्राम का विचार न करते हुए जिन घटनाओं का भारत विभाजन से संबंध है, केवल उन्हीं का विचार किया जाएगा। अतः इसे स्वाधीनता संग्राम का संपूर्ण इतिहास मानना भी ठीक नहीं होगा। विभाजन का मूल और व्यवहारिक कारण। विभाजन का मूल कारण है नेतृत्व के मन में राष्ट्र और संस्कृति के बारे में भ्रामक धारणा। यह सही है कि अंग्रेजों ने यह संभ्रम फैलाने का प्रयास किया कि भारत कभी एक राष्ट्र रहा ही नहीं, उन्होंने इसे एक राष्ट्र बनाया है। अपने इस तर्क के पक्ष में भारत में अनेक राज्य थे, इस बात का भी उल्लेख करते हैं। परंतु इस बात के लिए अंग्रेजों को दोष देना ठीक नहीं। वे तो आक्रांता थे, हम पर शासन करते थे। उनका तो यह काम ही था कि ऐसे संभ्रम उत्पन्न करे जिनसे हमारा आत्मविश्वास और स्वाभिमान कम होकर हम कमज़ोर हो। परंतु दुर्भाग्य से हमारे नेताओं के मन में संभ्रम उत्पन्न हुआ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद के 15-20 वर्षों में श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और अन्य नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों से ये बात स्पष्ट होती है। यहीं से प्राचीन राष्ट्र वाली बात को नकार कर नवराष्ट्र वाली बात सामने आने लगी। श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की लिखी पुस्तक अ नेशन इन मेकिंग का शीर्षक ही इस बात को स्पष्ट करता है। क्या ये सब नेता यह नहीं जानते थे कि हमारी राष्ट्र संकल्पना भू राजनैतिक न होकर भू सांस्कृतिक है और इसलिए एक राष्ट्र अनेक राज्य यह एक स्वाभाविक बात थी? क्या वे यह नहीं जानते थे कि अनेक राज्य होते हुए भी सारे भारत के लोग इस संपूर्ण भूभाग को मातृभूमि इस रूप में मानते रहे हैं? वे रहते थे केवल उस राज्य के भूभाग को नहीं, इसलिए इस संपूर्ण भूभाग पर फैले हुए तीर्थ क्षेत्रों, नदियों, पर्वतों पर सबकी श्रद्धा रही है। क्या वे यह नहीं जानते थे कि अनेक राज्य होते हुए भी भारत के किसी भी ग्रंथ में किसी राज्य की सीमाओं का राष्ट्र इस रूप में उल्लेख न होकर सभी में इस संपूर्ण भूभाग का राष्ट्र इस रूप में उल्लेख है? कुल मिलाकर क्या वे यह नहीं जानते थे कि हजारों वर्षों से भारत एक राष्ट्र इस रूप में धरती पर विद्यमान है? फिर उनके मन में संभ्रम क्यों उत्पन्न हुआ? एक बार प्राचीन राष्ट्र वाली बात छोड़कर नवराष्ट्र वाली बात स्वीकार कर ली तो स्वाभाविक रूप से आज जो लोग यहाँ रह रहे हैं उन सबका यह मिला-जुला राष्ट्र है और इसलिए यहाँ की संस्कृति एक न होकर मिली जुली है, ऐसा लगने लगा। यदि प्राचीन राष्ट्र वाली बात पर दृढ़ रहते हैं तो हजारों वर्ष पुराने राष्ट्र का आधार यहाँ की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति यानी हिंदू संस्कृति है, यह बात स्वाभाविक रूप से समझ में आती। फिर यह भी समझ में आता कि एक राष्ट्र की सांस्कृतिक धारा में बाहर के लोग आकर मिलते हैं तब भी वह मिलीजुली संस्कृति नहीं कहलाती, अपने मूल नाम से ही जानी जाती है। बाहर से आने वाले लोग उसमें घुलते मिलते हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी में अनेक नदियाँ आकर मिलती हैं, इसलिए क्या उसे मिलीजुली नदी कहते हैं? कदापि नहीं। गंगोत्री से निकलती है वह भी गंगा और मार्ग में अनेक नदियाँ आकर मिलती है, फिर भी गंगा सागर में जाकर मिलती है वह भी गंगा। मार्ग में मिलने वाली समस्त नदियों का जल गंगा नदी के जल से एक रूप हो जाता है, गंगा जल बन जाता है।
कुछ लोग भारत की संस्कृति मिली जुली है यह समझाने के लिए उसे गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं, परंतु वे यह भूल जाते हैं कि यद्यपि गंगा और यमुना का संगम होता है, परंतु उसके आगे भी नदी को गंगा यमुना या गमुना नदी न कहते हुए गंगा नदी ही कहा जाता है। यही बात संस्कृति की है। इंग्लैंड, जर्मनी, जापान इत्यादि देशों में अनेक देशों के लोग रहते हैं, वहाँ की नागरिकता भी ग्रहण करते हैं। इसलिए क्या वहाँ की संस्कृतियों को मिलीजुली संस्कृति कहा जाता है? नहीं, उन्हें अंग्रेज़ी, जर्मन, जापानी इत्यादि नामों से ही जाना जाता है। वहाँ जाकर रहने वालों को उन संस्कृतियों से समरस होना पड़ता है। फिर भारत की संस्कृति मिलीजुली कैसे हो गई? परंतु दुर्भाग्य से हमारा तत्कालीन नेतृत्व यह बात नहीं समझ सका और अंग्रेज़ों के झांसे में आ गया। केवल इतना ही नहीं, अंग्रेज़ों ने यह कहना भी प्रारंभ किया कि जिस तरह मुसलमान और वे बाहर से आए हैं, उसी तरह आर्य भी बाहर से आए हैं और वे ही आज हिंदू इस नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार उन्होंने हिंदुओं को भी अपनी तरह आक्रामकों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। दुर्भाग्य से पहले लोकमान्य तिलक और बाद में पंडित नेहरू ने इस बात को स्वीकार किया। इससे भी मिला जुला राष्ट्र और मिलीजुली संस्कृति, इन बातों को बल मिला। परंतु आर्य यह जातिवाचक नहीं गुणवाचक शब्द है, इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने सब प्रमाण सिद्ध किया, जिससे आर्य बाहर से आए यह बात ही आधारहीन हो जाती है। और आज तो आर्य बाहर से आए इस सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करने वाले इतने अधिक पुख्ता प्रमाण उपलब्ध है कि दुनिया भले ही कहती रहे कि सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, परंतु मैं तो यही कहूँगा कि सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है। ऐसी मानसिकता वाले महाहठी लोगों के अलावा अन्य कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यदि एक राष्ट्र एक संस्कृति वाली बात पर दृढ़ रहते हैं तो ध्यान में आता कि राष्ट्रीयता और संस्कृति के संदर्भ में हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग इकाइयाँ न होकर एक ही इकाई हैं, और इसलिए मुसलमानों को स्वाधीनता संग्राम में शामिल करने के लिए अलग से आह्वान करने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की जाती। आम जनता को किए हुए आह्वान हिंदुओं की ही तरह मुसलमानों के लिए भी लागू होते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में लगभग ऐसी ही स्थिति थी, किंतु हमारा नेतृत्व एक राष्ट्र एक संस्कृति वाली बात भूल गया। इसलिए ऐसा विचार बना कि राष्ट्रीयता और संस्कृति के संदर्भ में हिंदू और मुसलमान ये अलग अलग इकाइयाँ हैं, और इसीलिए मुसलमानों को स्वाधीनता संग्राम में शामिल करने के लिए अलग से आह्वान करने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। इसकी स्वाभाविक परिणति किसी भी कीमत पर स्वाधीनता संग्राम में मुसलमानों को साथ लेने के लिए प्रयास करने में हुई, जबकि यह बात लेन देन और शर्तों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। एक परिस्थिति की कल्पना करें, किसी दूसरे देश का आक्रमण होने पर सरकार जनता से आह्वान करती है कि आक्रमण का मुकाबला करने में सहयोग करे। ऐसे में यदि कोई समुदाय कहे कि पहले हमारी मांगें पूरी करो तभी हम सहयोग करेंगे, तो क्या इसे सहन किया जाएगा? फिर किसी समुदाय को स्वाधीनता संग्राम में शामिल करने के लिए उसकी शर्तों को माना जाना कैसे उचित कहा जा सकता है? इसलिए स्वाधीनता संग्राम में मुस्लिम सहयोग विशुद्ध राष्ट्रभक्ति के आधार पर मांगा जाना चाहिए था, न कि सौदेबाजी के आधार पर। परंतु दुर्भाग्य से तत्कालीन नेतृत्व ने दूसरा मार्ग चुना। इसी में से मुस्लिम अनुनय प्रारंभ हुआ, जिसे तुष्टीकरण कहा जाता है। यही व्यावहारिक रूप से विभाजन का कारण बना। तुष्टीकरण के संबंध में एक बात समझ लेना आवश्यक है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो तुष्टीकरण हुआ उसका हेतु खराब नहीं था। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए मुसलमानों का सहयोग आवश्यक है और उसके लिए उन्हें खुश करना आवश्यक है, ऐसा नेतृत्व को प्रामाणिकता से लगता था। अतः इसे गलती तो कहा जा सकता है, परंतु पाप नहीं कहा जा सकता। किंतु आज जो तुष्टीकरण हो रहा है उसमें देश के भले या मुसलमानों के भले का विचार ही नहीं है। वह तो शुद्ध रूप से राजनैतिक लाभ, व्यक्तिगत और दलीय, के लिए किया जा रहा है। अतः यह गलती नहीं, पाप है।
जब इन दोनों तुष्टीकरणों का अंतर समझ लिया जाएगा, तब स्वाधीनता संग्राम के दौरान हुए तुष्टीकरण के लिए जिम्मेदार नेताओं के प्रति मन में उस तरह का आक्रोश नहीं होगा जैसा आज तुष्टीकरण में लगे हुए नेताओं के प्रति होता है। तुष्टीकरण या विकृतीकरण। वास्तव में तो मुस्लिम अनुनय के लिए तुष्टीकरण यह शब्द पूरी तरह ठीक नहीं है। संतुष्ट से तुष्टीकरण बना है। संतुष्ट करना यानी क्या? जब आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है तब कहा जाता है कि संतुष्ट किया। उदाहरण के लिए, भोजन एक आवश्यकता है। जब इसकी पूर्ति की जाती है तब कहा जाता है कि संतुष्ट किया। परंतु क्या शराब या सिगरेट की मांग की पूर्ति करने को संतुष्ट करना कहा जा सकता है? यह तो विकृत करना हुआ। इस तरह आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो तुष्टीकरण यह शब्द ठीक है, परंतु गलत मांगों की पूर्ति के लिए विकृतीकरण यह शब्द अधिक समर्पक है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान जिस प्रकार का मुस्लिम अनुनय किया गया वह गलत मांगों की पूर्ति के लिए था, इसलिए उसके लिए तुष्टीकरण के स्थान पर विकृतीकरण यह शब्द अधिक समर्पक है। परंतु इस बात के लिए आज तुष्टीकरण यह शब्द प्रचलन में है, इसीलिए उसी का प्रयोग करना ठीक रहेगा। एक विडंबना। विभाजन के घटनाक्रम पर विचार करने से पहले हमारे इतिहास की एक विडंबना पर विचार करना ठीक होगा, क्योंकि उससे यह बात अच्छी तरह समझी जा सकेगी कि मुस्लिम तुष्टीकरण को विभाजन का व्यवहारिक कारण क्यों माना जाना चाहिए। विभाजन के दो प्रयास हुए। पहला, एक राज्य के विभाजन का और दूसरा देश के विभाजन का। और विडंबना यह है कि जहाँ एक राज्य के विभाजन के प्रयास को असफलता हाथ लगी, वही देश के विभाजन का प्रयास सफल हो गया। एक, अंग्रेज़ों ने 1905 में बंग भंग योजना बनाई। दिखावे के लिए तो कहा गया कि प्रशासनिक कारणों से ऐसा किया जा रहा है, परंतु यह बात अत्यंत स्पष्ट थी कि क्रांतिकारियों और राष्ट्रवादी नेताओं के गढ़ बंगाल का विभाजन कर स्वाधीनता के प्रयासों को कमजोर करने के लिए ही बंग भंग योजना लाई गई। इसलिए स्वाभाविक रूप से सारे देश की जनता ने, विशेष रूप से बंगाल की जनता ने इसका प्रचंड विरोध किया। इसके आगे अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और उन्हें 1911 में बंग भंग योजना निरस्त करनी पड़ी। 2, अंग्रेज़ों की शह से पुष्ट हुई मुस्लिम लीग ने 1940 में देश के विभाजन की मांग की। अंग्रेज़ों ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की और 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश का विभाजन हो गया। इस तरह जिस देश ने अपने एक राज्य के विभाजन को रोक दिया, वही देश लगभग 35-40 वर्ष बाद अपने विभाजन को न रोक सका। ऐसा क्यों हुआ? क्या इन 35-40 वर्षों में स्वाधीनता के प्रयासों में कमी आ गई थी? नहीं। जहां एक और अन्यान्य प्रकार के प्रयास और भी अधिक गति से चल रहे थे, वही दूसरी ओर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद सेना तथा नौसैनिक विद्रोह फरवरी 1946 के कारण तो अब अंग्रेज भारतीय सेना पर विश्वास भी नहीं कर सकते थे। क्या अंग्रेज पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए थे? नहीं, वे तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अत्यंत जर्जर हो गए थे और विवश होकर उन्होंने भारत को छोड़ने का मन बना लिया था। यह देखा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के कुछ वर्षों में अंग्रेजों ने उनके अधीनस्थ देशों को स्वाधीनता दी थी, इसलिए भारत विभाजन के प्रयास को और भी अधिक सरलता से विफल किया जाना चाहिए था। फिर भी परिस्थितियों में ऐसा क्या अंतर आ गया कि हम देश के विभाजन को नहीं रोक सके? इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि वह एकमात्र अंतर है मुस्लिम तुष्टीकरण, जो बंग भंग की योजना के समय प्राथमिक अवस्था में था, इसलिए उसका कोई दुष्परिणाम नहीं हुआ और हम बंग भंग को रोकने में सफल हुए। परंतु जो 1947 में अपने चरम पर था, इसलिए अन्य भी परिस्थितियां हमारे लिए अनुकूल होते हुए भी हम देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन को न रोक सके। आइए अब विभाजन के घटनाक्रम का लेखा जोखा लिया जाए। विभाजन का घटनाक्रम। बंग भंग योजना। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में हिंदुओं के साथ
बहुत बड़ी संख्या में मुसलमान भी सम्मिलित हुए। उससे पहले भी मुसलमानों का सैकड़ों वर्षों का राजनीतिक और सैनिक वर्चस्व समाप्त होने के बाद उनका हिंदुओं के साथ सांस्कृतिक एकात्मता प्रस्थापित होने का क्रम प्रारंभ हो चुका था। यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि एक तो हिंदू संस्कृति में बाहर से आए लोगों को आत्मसात करने की अद्भुत क्षमता है, जो शक, हुण और कुषाण इन जैसे आक्रमणकारियों के आत्मसातीकरण से स्पष्ट होती है। और दूसरे, यहाँ के अधिकांश मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। स्वाभाविक रूप से अंग्रेज़ों को यह स्थिति अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इसमें उनके शासन को खतरा था। इसलिए उन्होंने हिंदू मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ाने के प्रयास प्रारंभ किए। इसमें मतांध मुल्ला मौलवियों का उन्होंने भरपूर उपयोग किया। तुम लोगों ने तो हिंदुओं पर शासन किया है और तुम लोग हिंदुओं के साथ मिलकर कैसे रह सकते हो, इस तरह की बातों से उन्होंने मुसलमानों को बहकाना प्रारंभ किया। इसमें उन्हें कुछ सफलता भी मिलने लगी, परंतु फिर भी माहौल उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं बन सका। इसका प्रमाण मिलता है 19वीं सदी के अंतिम दशक में लोकमान्य तिलक द्वारा प्रारंभ गणेशोत्सव और शिवाजी उत्सव में। इन उत्सवों में अच्छी संख्या में मुसलमान भी सम्मिलित होते थे। अंग्रेज और मतांध मुल्ला मौलवियों ने यह कहकर मुसलमानों को रोकने का प्रयास किया कि गणेशोत्सव तो मूर्ति पूजा है और शिवाजी मुसलमानों का दुश्मन था, परंतु फिर भी ये उत्सव तो राष्ट्रभाव जागरण के उपक्रम है, ऐसा कहकर मुसलमान उनमें सम्मिलित होते थे। इस तरह के माहौल में 1905 में वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग योजना बनाई। उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमान बंग भंग योजना का समर्थन करते हैं। इस पर पूर्व बंगाल की सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि मुसलमान इस योजना का समर्थन नहीं करते। बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें अनेक मुसलमान सम्मिलित हुए। स्वयं ढाका के नवाब सलीमुल्लाह भी इसमें सम्मिलित हुए। उनका तो कहना था कि बंग भंग योजना यह अंग्रेज़ों का शैतानी कारनामा है। स्वाभाविक रूप से अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बहकाने का प्रयास किया। इसके लिए यह आवश्यक था कि कुछ प्रभावशाली मुसलमानों को अपनी ओर किया जाए। अतः उन्होंने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह को नाम मात्र के ब्याज पर 1 लाख पाउंड की बड़ी धनराशि का ऋण देकर अपनी ओर कर लिया। साथ ही उन्होंने मुसलमानों को यह कहकर फुसलाया कि बंग भंग में उनका फायदा है, क्योंकि पूर्व बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत होगा और वहाँ मुसलमानी शासन आ जाएगा। पूर्व बंगाल एक मुस्लिम प्रांत होगा। इस फंदे में कुछ मुसलमान फंस गए और जिहाद का नारा लगाकर उन्होंने हिंदू विरोधी दंगे किए, परंतु फिर भी अनेक मुसलमान बंग भंग विरोधी आंदोलन में जुड़े रहे, जिनमें सलीमुल्लाह के भाई नवाबजादा ख्वाजा अतीउल्लाह के अलावा बैरिस्टर अब्दुल रसूल मौलवी, अबुल कासिम, अबुल हुसैन और मौलवी लियाकत हुसैन जैसे अनेक नेता सम्मिलित थे। आंदोलन में शामिल हिंदुओं के साथ मुसलमान भी अत्यंत उत्साह से वंदे मातरम का गान करते थे, जो उस समय तक स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए अत्यंत प्रेरक और स्फूर्तिदायक मंत्र बन चुका था। अंततोगत्वा बंग भंग विरोधी प्रचंड आंदोलन के कारण अंग्रेज़ों को 1911 में यह योजना निरस्त करनी पड़ी। स्वाधीनता संग्राम के इतिहास का यह एक अत्यंत गौरवमय पृष्ठ है। अलगाववाद और मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रारंभ। 1905 में बंग भंग योजना रखने के बाद लॉर्ड कर्जन सेवानिवृत्त हुए और उनके स्थान पर लॉर्ड मिंटो वाइसराय बने। उन्होंने भारत की परिस्थिति देखकर अपने मित्र मोर्ले को एक पत्र में लिखा कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक मतभेद कम नहीं बल्कि समाप्त होते जा रहे हैं। अंग्रेज़ों के लिए यह बात बहुत खतरनाक थी। अतः उन्होंने तय किया कि मुसलमानों को राष्ट्रवाद की वेगवती धारा में न बहने दिया जाए। इसलिए उन्होंने कुछ मुस्लिम नेताओं को अलगाववाद की दिशा में उकसाना प्रारंभ किया। वैसे भारत में मुस्लिम अलगाववाद के जनक इस रूप में सर सैयद अहमद खान को माना जा सकता है, जो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही मुसलमानों को कांग्रेस से और
प्रकारांतर से हिंदुओं से दूर रखते हुए उन्हें अंग्रेज़ों के प्रति वफादार बनाने के प्रयासों में लग गए थे। आगे चलकर उनके द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अलगाववादी मुस्लिम आंदोलन को बौद्धिक आधार प्रदान किया और पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं की प्रेरणा से 1906 में 48वें सिया इमाम आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। इसकी प्रमुख मांग थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। इसमें प्रत्याशी मुसलमान होने के साथ निर्वाचन क्षेत्र के केवल मुसलमान ही मतदान कर सकते थे, हिंदू नहीं। इस तरह यह अत्यंत घातक मांग थी। लॉर्ड मिंटो ने इस मांग के प्रति अपनी सहमति जाहिर की और आगे चलकर 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों में इसे सम्मिलित किया। 1906 में की गई पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को भारत विभाजन की दिशा का पहला बड़ा कदम कहा जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से मुस्लिम अलगाववाद था और इसे अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त था। अंग्रेज़ों ने सोचा कि मुस्लिम अलगाववाद को स्थायी रूप देने के लिए कोई राजनीतिक संस्था होनी चाहिए। सलीमुल्लाह और आगा खान से उनके अच्छे संबंध थे ही, अतः अंग्रेज़ों की प्रेरणा से 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुसलमानों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और आगा खां को उसका अध्यक्ष बनाया गया। उस समय प्रतिनिधियों में बांटे गए लाल इश्तेहार नामक पत्रक में हिंदुओं के विरुद्ध भयानक जहर उगला गया था, जिसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों ने कई स्थानों पर हिंदू विरोधी दंगे किए। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के बंग भंग विरोधी प्रस्ताव की निंदा की, परंतु जब 1911 में बंग भंग योजना निरस्त की गई तो इससे मुस्लिम लीग को गहरा आघात लगा। सलीमुल्लाह ने तो स्वयं इतना अपमानित और कुंठित अनुभव किया कि उन्होंने राजनीति से ही संन्यास ले लिया। कांग्रेस के समक्ष अच्छा अवसर था कि वह मुस्लिम अलगाववाद की प्रवक्ता मुस्लिम लीग को पूर्णतः प्रभावहीन कर देती, जिसका नेतृत्व उस समय निराशा में डूबा हुआ था। लीग की पूर्ण उपेक्षा और मुसलमानों के बीच के राष्ट्रवादी नेतृत्व को महत्व देकर यह काम सरलता से किया जा सकता था। वैसे भी उस समय लीग कोई जन आंदोलन नहीं थी। उसके ही एक नेता खलीकुज्जमा ने लिखा है, मुस्लिम लीग में उपाधिधारियों, नवाबों, जमींदारों और जी हुजूरों की भरमार थी। ये लोग मुस्लिमों का हित केवल उस सीमा तक करना चाहते थे जिस सीमा तक उसका प्रभाव उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति पर न पड़े। अतः सरलतापूर्वक लीग को प्रभावहीन करते हुए मुसलमानों में विशुद्ध राष्ट्रभाव का जागरण किया जा सकता था। परंतु कांग्रेस अंग्रेजों के बुने वैचारिक जाल में फंस चुकी थी। मिलाजुला राष्ट्र और मिलीजुली संस्कृति की भ्रामक धारणा के कारण वो हिंदू मुस्लिम एकता को स्वाधीनता की अनिवार्य शर्त मानने लगी थी। इस कारण मुसलमानों में विशुद्ध राष्ट्रभक्ति जागृत करने के स्थान पर उनका झुकाव शर्तों के आधार पर मुसलमानों को स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित करने के लिए मुस्लिम अनुनय की ओर होने लगा था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। इसमें तुर्कस्तान अंग्रेजों के विरुद्ध जर्मनी के साथ था, अतः भारत के मुसलमानों में भी अंग्रेज विरोधी भावना बढ़ने लगी। ऐसे में कांग्रेस को एक ओर मुसलमानों में विशुद्ध राष्ट्रभक्ति का जागरण और दूसरी ओर अलगाववादी मुस्लिम लीग को प्रभावहीन करने का प्रयास करना चाहिए था, परंतु इसके विपरीत उनके नेताओं ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए मुस्लिम लीग के अधिवेशनों में जाना प्रारंभ किया। इससे हताश और निष्क्रिय परंतु अलगाववादी मुस्लिम लीग का मनोबल बढ़ा, उसे प्रतिष्ठा मिली और उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। साथ ही अखिल भारतीय स्तर पर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था इसी लीग की छवि बनने लगी। अपने इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत मुसलमानों को संतुष्ट करने की पहल अंग्रेज़ों के हाथों से झपटने के लिए 1909 के पार्लियामेंटो सुधारों के बदले सीधे मुस्लिम लीग से ही समझौता कर लिया जाए, ऐसा कांग्रेस ने सोचा। और 1916 में कांग्रेस और लीग ने एक साथ अपने वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में किए। यही लखनऊ समझौता जन्मा, जिसमें पार्लियामेंटो सुधारों की बात तो थी ही,
परंतु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल वाली बात पहले से बढ़ चढ़कर यानी जनसंख्या के अनुपात से भी अधिक प्रतिनिधित्व देने वाली थी। पंडित मदन मोहन मालवीय को छोड़कर बाकी सब नेता इस समझौते के पक्ष में थे। लोकमान्य तिलक ने तो यहाँ तक कहा कि लखनऊ अर्थात अब भारत का भाग्योदय होगा। कभी कभी रणनीति के रूप में इस तरह के समझौते करने पड़ते हैं, किंतु उसमें दृष्टि यह रहती है कि एक साथ सब शत्रुओं से न लड़ना पड़े, इसलिए कुछ से समझौता कर लिया जाए। परंतु आगे के घटनाक्रम में यह भी दिखने लगता है कि उस तरह के समझौते रणनीति के रूप में थे। छत्रपति शिवाजी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग दिखते हैं, परंतु 1916 के बाद का इतिहास देखें तो ऐसा कहीं नहीं दिखता कि 1916 का लखनऊ समझौता अंग्रेज और मुस्लिम अलगाववाद इन दोनों से एक साथ न लड़ना पड़े इसलिए एक रणनीति इस रूप में किया गया हो। इसके विपरीत 1916 के बाद कांग्रेस इतिहास उसी तरह के या उससे भी बढ़कर मुस्लिम तुष्टीकरण का इतिहास है। इसलिए 1916 के लखनऊ समझौते को एक विशिष्ट रणनीति के अंतर्गत किया हुआ समझौता न मानते हुए उसे मुस्लिम तुष्टीकरण का पहला बड़ा कदम माना जाना चाहिए। वही मुस्लिम तुष्टीकरण जो भारत विभाजन का व्यवहारिक कारण है। खिलाफत आंदोलन 1918 में समाप्त हुए प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने पराजित तुर्कस्तान को छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। वहाँ के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमान पंथगुरु मानते थे। उनका शासन भ्रष्ट और निरंकुश था। उन्होंने मुसलमानों की बौद्धिक प्रगति को कुंद कर दिया था। अफगानिस्तान के मुस्लिम विद्वान जमालुद्दीन अफगानी के सुधारवादी विचारों से प्रभावित होकर तुर्कस्तान के नेता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उसे राष्ट्रवादी प्रगतिशील देश बनाने का निश्चय किया। उन्होंने खलीफा को हटा दिया। इससे मुस्लिम कट्टरवाद में कमी आएगी ऐसा सोचते हुए अंग्रेज़ों ने इस काम को समर्थन दिया। इसलिए भारत के मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध हुए। तुर्कस्तान में फिर से खलीफाशाही स्थापित करने के लिए उन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। इस समय तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट चुके थे। उन्होंने सोचा कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर कांग्रेस मुसलमानों को निकट ला सकेगी। तिलक जी, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इत्यादि बड़े नेताओं का भी यही मानना था। वास्तव में इस प्रश्न का संबंध भारत से न होकर मुसलमानों की देशबाह्य पांथिक निष्ठा से था। इसलिए इसे स्वाधीनता संग्राम का एक मुद्दा बनाने का कोई औचित्य नहीं था। उल्टे इसके कारण मुसलमानों में राष्ट्र से पहले पंथ इस प्रकार की कट्टरता बढ़ने वाली थी। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष विजय राघवाचारी, एनी बेजेंट, रविंद्रनाथ ठाकुर इत्यादि नेताओं ने 1920 के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का विरोध किया, परंतु बहुमत गांधी जी के पक्ष में रहा। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक के निधन के बाद गांधी जी कांग्रेस के सर्वोच्च नेता बने। स्वाधीनता प्राप्ति के लिए हिंदू मुस्लिम एकता अनिवार्य है, ऐसा उनका दृढ़ मत था। साधन को ही साध्य मानने वाला और कभी कभी साध्य से भी बड़ा मानने वाला स्वभाव था उनका। इसलिए उन्होंने स्वाधीनता इस साध्य की अपेक्षा हिंदू मुस्लिम एकता इस साधन को अधिक महत्व दिया। वे तो यहाँ तक कहते थे कि नो स्वराज विदाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, अर्थात हिंदू मुस्लिम एकता के बिना स्वराज्य नहीं। इस तरह उन्होंने मुसलमानों के हाथों में एक प्रकार से निषेधाधिकार वीटो दे दिया। जब खिलाफत के पक्ष में कमाल पाशा को राजी करने आगा खां और अमीर अली तुर्कस्तान गए तो उन्होंने इन दोनों को अपमानित कर लौटा दिया। इस पर भी खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और वे अरबस्तान तथा ईरान गए, परंतु वहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इतना होते हुए भी खिलाफत आंदोलन के नेताओं ने भारत को दारुल हरब अर्थात युद्धरत देश घोषित कर दिया और कहा कि मुसलमानों ने हिजरत करनी चाहिए, अर्थात देश को छोड़ देना चाहिए। इस आह्वान पर हजारों की संख्या में मुसलमान भारत छोड़कर अफगानिस्तान की ओर चल पड़े, परंतु वहाँ उनका स्वागत होना तो दूर रहा, उन्हें लूट पीट कर वापस भारत आना पड़ा।
केरल में ऐसा प्रचार किया गया कि खिलाफत फिर से स्थापित हो गई है। इस कारण वहाँ के मुसलमानों ने, जिन्हें मोपला कहा जाता है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया तो मतांध और कुंठित मुस्लिम नेताओं ने हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। इस कारण वहाँ भयानक हिंदू विरोधी दंगे हुए, जिनमें 1500 हिंदू मारे गए और 2000 को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया और बलात्कार, आगजनी व लूटपाट की अनगिनत घटनाएं हुई। कांग्रेस के अनेक नेता भी इन घटनाओं से उद्वेलित हुए, परंतु शीर्ष नेतृत्व इस चिंता में था कि खिलाफत आंदोलन के कारण हिंदू मुसलमानों में जो मैत्री भाव उपजा है वह कहीं समाप्त न हो जाए। इसलिए मोपला दंगों की कड़ी निंदा करने के स्थान पर एक लिजलिजा अहानिकर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मोपला के अत्याचारों को बहुत कम करके बताया गया और अनावश्यक रूप से उनके इन कृत्यों के पीछे के कारणों को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए इस प्रकार से उन्होंने कोई गलती नहीं की ऐसा अप्रत्यक्ष प्रमाण पत्र उन्हें दे दिया गया। केरल के साथ सारे देश में भी मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया गया। स्थान स्थान पर दंगे हुए और बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। इस घटनाओं से गांधी जी ने भी उद्वेलित होकर 1924 में यंग इंडिया में लिखा, हिंदूज आर कॉवर्ड्स एंड मुस्लिम्स आर बुलीज, अर्थात हिंदू कायर हैं और मुसलमान गुंडे। परंतु उनका यह विचार स्मशान वैराग्य की तरह अल्पजीवी रहा। अन्यथा वे हिंदुओं में वीरता बढ़ाने का और मुसलमानों का गुंडापन कम करने का प्रयास करते और उसके बाद केवल हिंदुओं की वीरता के आधार पर स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है, इस बात पर विश्वास करते हुए स्वतंत्र वीर सावरकर की तरह मुसलमानों को स्पष्ट रूप से कह देते कि आओगे तो तुम्हारे साथ और न आओगे तो तुम्हारे बिना स्वाधीनता प्राप्त की जाएगी। परंतु वे पुनः मुस्लिम तुष्टीकरण में लग गए। इसका प्रमाण मिला 1926 में। दंगे और मतांतरण के कारण स्वामी श्रद्धानंद हिंदुओं की रक्षा के लिए कूद पड़े। उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में मतांतरित लोगों को पुनः हिंदू बनाया जाने लगा। इस कारण अब्दुल रशीद नामक मुस्लिम युवक ने 1926 में उनकी हत्या कर दी। उसे फांसी हुई, परंतु मुसलमानों ने उसे शहीद का दर्जा दिया। गांधी जी ने भी, जिसने स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या जैसा जघन्य कृत्य किया, उसे एक सच्चा धर्म प्रेमी बताते हुए अपना भाई कहा। जबकि इन्हीं गांधी जी ने 1931 में अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सजा समाप्त कर उनकी जीवन रक्षा चाहने वाली याचिका पर यह कहते हुए हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि भले ही उन्होंने स्वाधीनता के लिए काम किया हो, परंतु उनका मार्ग हिंसा का है, इसलिए मैं हस्ताक्षर नहीं करूँगा। इस तरह यह देखा जा सकता है कि जिस तरह लखनऊ समझौते के कारण हताश मुस्लिम लीग को नवजीवन और मुस्लिम अलगाववाद को प्रोत्साहन मिला, उसी तरह खिलाफत आंदोलन के कारण मुसलमानों के मतांध नेतृत्व को और अधिक कट्टरता मिली और मुसलमान जिहाद के उन्माद के कारण हिंदुओं के विरुद्ध आक्रामक हुए। साथ ही लखनऊ समझौते के समय जो हिंदू मुस्लिम एकता एक संभाव्य बात लग रही थी, वह खिलाफत आंदोलन के बाद स्पष्ट रूप से मृगतृष्णा दिखने लगी। परंतु फिर भी कांग्रेस का नेतृत्व मुस्लिम तुष्टीकरण में लगा रहा। राष्ट्रवादियों की उपेक्षा और अलगाववादियों का अनुनय। कांग्रेस नेतृत्व ने एक और बहुत बड़ी गलती की। मुसलमानों में दो प्रकार की धाराएं थी, दो प्रकार के नेतृत्व थे, पहला राष्ट्रवादी और दूसरा अलगाववादी। ऐसे में होना तो यह चाहिए था कि राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहन दिया जाता और अलगाववादियों को दबाया जाता, परंतु हुआ ठीक इसके विपरीत। जो मोहम्मद अली जिन्ना आगे चलकर विभाजन का एक प्रमुख कारण बने, वे पहले राष्ट्रवादी थे। वे तिलक जी के अनुयायी थे और जब तिलक जी पर राजद्रोह का मुकदमा चला तब उन्हीं ने उनकी पैरवी की थी। 1906 में आगा खां ने जब पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, तब जिन्ना ने यह कहते हुए उस मांग का विरोध किया था कि इससे मुसलमानों में अलगाव की भावना बढ़ेगी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग में शामिल होते समय जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मेरी प्रथम निष्ठा राष्ट्रहित के प्रति रहेगी।
जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का भी यह कहते हुए विरोध किया था कि यह मामला हमारे देश से संबंधित नहीं है, यह एक मजहबी मामला है और इसके कारण आगे चलकर हिंदू मुसलमानों के बीच वैमनस्य बढ़ेगा। इसलिए वे खिलाफत आंदोलन से दूर थे और ऐसा करके उन्होंने अपने लिए राजनैतिक निर्वासन की स्थिति उत्पन्न कर ली। परंतु कांग्रेस ने ऐसे राष्ट्रवादी जिन्ना की उपेक्षा की। उन्हें महत्व कब दिया? जब वे घोर अलगाववादी बने तब। फिर उनका अनुनय करने लगे। परंतु जब वे राष्ट्रवादी थे तब किन्हें महत्व दिया? आगा खां और अली बंधुओं जैसे मतांध अलगाववादियों को। स्मरण रहे कि अली बंधुओं में से बड़े मोहम्मद अली ने तो यहाँ तक कहा था कि मेरी मान्यता यह है कि एक व्यभिचारी और पतित मुसलमान भी गांधी जी से श्रेष्ठ है क्योंकि वो मुसलमान है। कांग्रेस की राष्ट्रवादियों की उपेक्षा और अलगाववादियों का अनुनय करने की इस गलत नीति के कारण देश का बहुत नुकसान हुआ। कांग्रेस शासन में केंद्रीय मंत्री रहे न्यायमूर्ति मोहम्मद करीम छागला ने तो यहाँ तक कहा है कि कांग्रेस की इस गलत नीति के कारण ही विभाजन को न रोका जा सका। मान बिंदुओं पर समझौते। तुष्टीकरण के अंतर्गत शर्तों के आधार पर मुसलमानों को स्वाधीनता संग्राम में सम्मिलित करने के लिए कांग्रेस ने राष्ट्रीय मान बिंदुओं के साथ अनेक समझौते किए। 1. स्वाधीनता संग्राम के दौरान करोड़ों देशवासियों के हृदय में राष्ट्रभक्ति के त्वार झंकृत करने वाला अमर मंत्र वंदे मातरम मतांध अलगाववादी मुसलमानों को बिल्कुल नहीं सुहाता था। 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में प्रख्यात गायक पंडित पलुस्कर ने जैसे ही वंदे मातरम का गायन प्रारंभ किया, वैसे ही कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद अली ने यह कहते हुए गायन को रोकने का प्रयास किया कि इसमें मूर्ति पूजा है, इसलिए इससे मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। मंच पर आसीन एक भी नेता ने मोहम्मद अली का विरोध नहीं किया और चुपचाप तमाशा देखते रहे। परंतु पंडित पलुस्कर तेजस्वी थे। उन्होंने मोहम्मद अली को यह कहकर चुप कर दिया कि मुझे यहाँ वंदे मातरम गाने के लिए बुलाया गया है और मैं तो गाऊंगा। इसके बाद उन्होंने संपूर्ण वंदे मातरम गाया और उस दौरान मोहम्मद अली मंच से उठकर चले गए। यह स्पष्ट रूप से वंदे मातरम का अपमान था, परंतु किसी ने भी इस बात के लिए मोहम्मद अली को फटकार नहीं लगाई। आगे चलकर 1937 में यह देखने के लिए एक समिति बनाई गई कि वंदे मातरम का कौन सा हिस्सा मुसलमानों के लिए आपत्तिजनक है। उसके निष्कर्ष के अनुसार वंदे मातरम के केवल पहले 2 पद ही गाए जाएंगे, ऐसा तय हुआ और आगे का वंदे मातरम निकाल दिया गया। आज भी हमारे स्वीकृत राष्ट्रगीत वंदे मातरम में पहले 2 पद ही हैं, संपूर्ण वंदे मातरम नहीं। तुष्टीकरण ने हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। कहाँ तो पहले गणेशोत्सव तथा शिवाजी उत्सव में भी मुसलमान उत्साहपूर्वक सम्मिलित होते थे और कहाँ अब उन्हें वंदे मातरम से घृणा होने लगी। आर्य समाजी और ब्रह्म समाजी भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, परंतु क्या उन्होंने कभी वंदे मातरम का विरोध किया? उल्टे वे भी सब लोगों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर वंदे मातरम गाते थे। यहाँ तक कि बंग भंग विरोधी आंदोलन में शामिल मुसलमान भी सबके साथ वैसे ही उत्साह से वंदे मातरम कहा करते थे। परंतु तुष्टीकरण के कारण मतांध अलगाववादी मुसलमान वंदे मातरम का विरोध करने लगे और उन्हें खुश करने के लिए वंदे मातरम का विभाजन किया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। 2. किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय ध्वज का अपना महत्व होता है। आज का हमारा तिरंगा ध्वज कांग्रेस के ध्वज में चरखे के स्थान पर अशोक चक्र लगाकर बनाया गया है। अतः कांग्रेस के ध्वज का निर्धारण कैसे हुआ, ये जानना महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत सरकार के प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित अवर फ्लैग में उल्लेखित कुछ बातें देखी जाएं। उसमें कहा गया है कि 1921 के आसपास आंध्र के एक युवक ने 2 रंगों का, लाल और हरा, एक ध्वज गांधी जी को दिया। ये दोनों रंग दोनों प्रमुख समुदायों का, हिंदू और मुसलमान, का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी ने बीच में एक श्वेत पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया ताकि भारत के शेष समुदायों का प्रतिनिधित्व हो सके और प्रगति के प्रतीक चरखे को भी इसमें रखने को कहा। इस तरह तिरंगे में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की भावना सम्मिलित थी। गांधी जी के प्रभाव के कारण यह ध्वज पर्याप्त लोकप्रिय हो गया और सभी कांग्रेस अधिवेशनों में इसे फहराया जाने लगा।
कांग्रेस का अधिकृत ध्वज निर्धारित करने के लिए 1931 में एक ध्वज समिति बनाई गई, जिसके सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, मास्टर तारा सिंह, पंडित नेहरू, वीडी कालेलकर, एनएम हर्डीकर और पट्टाभी सीतारामैया। इस समिति ने सर्वसम्मति से भगवा रंग और चरखा यह प्रतीक इस प्रकार के ध्वज के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। भगवे रंग के पक्ष में ये कहा गया कि यह रंग सभी भारतीयों के लिए भव्य और आकर्षक है और इस प्राचीन देश की सुदीर्घ परंपरा से जुड़ा हुआ है। यह स्मरण रहे कि ऐसा तय हुआ था कि ध्वज के रंगों का कोई सांप्रदायिक महत्व नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि भगवे रंग को सांप्रदायिक न मानते हुए उसे देश की सुदीर्घ परंपरा अर्थात संस्कृति से जुड़ा हुआ माना गया। परंतु इस सर्वसम्मत प्रस्ताव को न मानते हुए गांधी जी के तिरंगे ध्वज को लाल पट्टी के स्थान पर भगवी पट्टी करते हुए कांग्रेस का अधिकृत ध्वज बनाया गया। इस तरह प्राचीन राष्ट्रीय प्रतीक के स्थान पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व यानी तुष्टीकरण के आधार पर तय किए गए ध्वज को कांग्रेस का अधिकृत ध्वज बनाया गया। हालांकि अब रंगों को सांप्रदायिक महत्व न देकर भगवा यानी साहस, बलिदान, सफ़ेद यानी सत्य, अहिंसा और हरा यानी निष्ठा, शौर्य ऐसा अर्थ दिया गया। भगवा यानी त्याग, सफ़ेद यानी शांति, हरा यानी खुशहाली ऐसा भी अर्थ बताया जाता है। 3. भारत जैसे बहुभाषी देश में राष्ट्रीय जनसंपर्क भाषा का बहुत बड़ा महत्व है। स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक लोगों की मातृभाषा हिंदी इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी गई। भारत की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत होने के कारण अन्य भाषी लोग भी हिंदी को सहोदर मान सकते थे और समझ सकते थे, परंतु मुस्लिम लीग हिंदी को हिंदू आधिपत्य का प्रतीक कहने लगी और उसने घोषणा की कि वह कांग्रेस से तभी सहयोग करेगी जब हिंदी के स्थान पर उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा। उर्दू के बारे में वस्तुस्थिति तो यह है कि उसे भाषा ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई व्याकरण है, न ही इसमें कोई क्रियापद है। यह तो हिंदी की फारसी प्रभावित बोली मात्र है। मुगल बादशाह भी उर्दू में न बोलते हुए फारसी या तुर्कू में बोलते थे। उर्दू का उपयोग तो केवल स्थानीय हिंदुओं से संवाद के लिए किया जाता था। तो यह कहना कि उर्दू मुसलमानों की मजहबी भाषा है, सत्य से परे है। अरबी या फारसी को तो मजहबी भाषा कहा जा सकता है, परंतु उर्दू को कदापि नहीं। भारत के अधिकांश मुसलमान स्थानीय भाषा बोलते हैं। बांग्लादेश बनने का तो प्रमुख कारण ही है उन पर उर्दू थोपने का प्रयास, जबकि वे बंगाली भाषा पर गर्व करते हैं। इसी तरह पश्चिमी पाकिस्तान में होने वाली जनगणना में भी अधिकांश लोग अपनी मातृभाषा सिंधी, पंजाबी, पश्तो और बलूची लिखवाते हैं। ऐसा होते हुए भी अपने अलगाववादी विचार के कारण मुस्लिम नेता उर्दू का आग्रह करते रहे और अपनी तुष्टीकरण नीति के कारण कांग्रेस ने हिंदी में अनावश्यक रूप से अनेक उर्दू शब्द मिलाकर हिंदुस्तानी नामक खिचड़ीनुमा भाषा का प्रस्ताव रखा। यहाँ तक कि इस नई भाषा के लिए हरिजन नामक समाचार पत्र में एक पूरा पृष्ठ आरक्षित किया गया। यह सत्य है कि प्रत्येक भाषा में अन्य भाषाओं से शब्द लिए जाते हैं, परंतु उन शब्दों के लिए उस भाषा में कोई शब्द नहीं होते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है और इस कारण उस भाषा का नाम नहीं बदला जाता। इसके अलावा भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं, वह तो जन संस्कृति का अभिन्न अंग है। जब यही वर्ण संकर हो जाता है तो सांस्कृतिक धारा दूषित हो जाती है। ऐसा होते हुए भी कांग्रेस ने हिंदुस्तानी का आग्रह करते हुए हिंदी को विकृत किया। इससे दो बातें हुई। एक, सांस्कृतिक धारा दूषित होना। उदाहरण, राम और सीता बन गए बादशाह राम और बेगम सीता। दो मुसलमानों के बीच उन्हें यहाँ की सांस्कृतिक धारा से अलग हटाने वाले अलगाववाद का अधिक प्रबल होना। इतने पर भी मुस्लिम नेताओं के उर्दू के प्रति आग्रह में कोई कमी नहीं आई। 4, मुस्लिम नेता हिंदुओं की गोहत्या बंदी वाली मांग का विरोध करते थे। उनका कहना था कि गोहत्या करना उनका मजहबी अधिकार है। उन्हें मस्जिदों के सामने से गाजे बाजे के साथ निकलने वाले जुलूसों पर भी आपत्ति थी।
वैसे इन बातों का मुस्लिम मजहब से कोई लेना देना नहीं था और यह बात 1929 में हुए मुस्लिम सर्वदलीय सम्मेलन में स्पष्ट रूप से कही गई, जिसमें आगा खान जैसे नेता सम्मिलित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में कहा है कि हज यात्रा के समय मक्का मदीना में भी गो बलि नहीं दी जाती और अफगानिस्तान तक अनेक मुस्लिम देशों में मस्जिद के सामने गाजे बाजे पर पाबंदी नहीं है। अतः कांग्रेस स्पष्ट रूप से इन मांगों के प्रति अपनी असहमति जाहिर कर सकती है। परंतु नेहरू जी ने 1938 में जिन्ना को लिखे एक पत्र में आश्वासन दिया कि मुसलमानों के स्थापित अधिकारों में कटौती करने के विषय में कांग्रेस कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती। 5. मुसलमानों को खुश करने के लिए मुस्लिम आक्रमण से संघर्ष करने वाले छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप और गुरु गोविंद सिंह जैसे महापुरुषों का महत्व कम कर दिया जाने लगा। यहाँ तक कि गांधी जी के आग्रह के कारण 1934 में नागपुर में हुए हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवि भूषण की प्रसिद्ध रचना शिवा बावनी को सांप्रदायिक घोषित करते हुए उसके कुछ पदों को आधिकारिक और मान्यता प्राप्त प्रकाशनों से निकालने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रकार मान बिंदुओं पर समझौते होने के कारण हिंदुओं की आस्था के बिंदु कमजोर होते गए और मुसलमानों में अलगाव की भावना बढ़ती गई। 1927 से 1937 मोहम्मद अली जिन्ना जब तक राष्ट्रवादी विचारों के थे तब तक कांग्रेस ने उनकी उपेक्षा करते हुए आगा खां और अली बंधुओं जैसे अलगाववादी नेताओं को बढ़ावा दिया। तब महत्वाकांक्षी जिन्ना ने इनसे भी बढ़कर अलगाववादी बनने का निश्चय किया। उसकी अध्यक्षता में 1927 में प्रमुख मुस्लिम नेताओं की एक बैठक हुई। इसमें उनकी मांगें 4 सूत्रों के रूप में प्रस्तुत की गई। इस समय तक पृथक निर्वाचक मंडल वाली बात निष्प्रभावी हो चुकी थी। अतः 4 सूत्रों के बदले पृथक निर्वाचक मंडल के स्थान पर आरक्षण वाले संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों की बात, इसमें केवल प्रत्याशी का मुसलमान होना अनिवार्य था, परंतु मतदान का अधिकार सभी को था, इसे स्वीकार करने की बात कही गई। ये 4 सूत्र थे। पहला, सिंध को मुंबई प्रांत से अलग किया जाए। दूसरा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और बलूचिस्तान का स्तर बढ़ाकर उन्हें पूर्व गवर्नर का प्रांत बनाया जाए। तीसरा, पंजाब और बंगाल इन मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। और चौथा, केंद्रीय विधानमंडल में कम से कम 1/3 सदस्य मुसलमान हो। सभी मांगे खतरनाक थी, विशेष रूप से सिंध को मुंबई से अलग करने की, क्योंकि इससे सिंध मुस्लिम बहुल प्रांत बनने वाला था। सिंध के मुस्लिम बहुल प्रांत बनने से ही विभाजन के समय तक पाकिस्तान में शामिल हो गया, जबकि यदि वह हिंदू बहुल मुंबई प्रांत का हिस्सा होता तो सिंध आज भारत में होता। परंतु इस समय तक लखनऊ समझौता निष्क्रिय हो चुका था और कांग्रेस को मुसलमानों को खुश करने की नई पहल करनी थी। इसलिए उसने पहली 3 मांगें स्वीकार कर ली। जब जिन्ना ने देखा कि कांग्रेस इतना झुक रही है तो उसने 1928 में जिन्ना के 14 सूत्र प्रस्तुत कर दिए। इनमें पिछली सारी मांगें तो थी ही, साथ में कुछ और मांगें भी थी, जिनमें प्रमुख थी: पहली, पंजाब, बंगाल और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का कोई ऐसा पुनर्गठन न हो जिससे उनका मुस्लिम बाहुल्य समाप्त हो। दूसरी, केंद्रीय और सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों में कम से कम 1/3 सदस्य मुसलमान हों। साथ ही इसमें फिर से पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। इसमें यह भी घोषणा की गई कि मुसलमान मात्र एक समुदाय नहीं बल्कि विशेष दृष्टि से स्वयं में एक राष्ट्र है। इस तरह कांग्रेस के मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण अलगाववादी मुस्लिम नेताओं की मांगें बढ़ती ही गई और अलग राष्ट्र वाली बात भी उनमें आने लगी। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने, जिन्होंने पहले तो सारे जहां से अच्छा इस देशभक्ति गीत की रचना की थी, परंतु बाद में मुस्लिम अलगाववादी बनने के बाद गीत गाया, मुस्लिम हैं हम, वतन है सारा जहां हमारा। लाहौर अधिवेशन में एक स्वाधीन प्रभुता संपन्न मुस्लिम राज्य की मांग की। जबकि 1929 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने भी अपने लाहौर अधिवेशन में ही
रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वाधीनता का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। परंतु आगे का घटनाक्रम ऐसा हुआ कि 1947 में मुस्लिम लीग को स्वाधीन प्रभुता संपन्न मुस्लिम राज्य से बढ़कर पाकिस्तान मिला और संपूर्ण स्वाधीनता के स्थान पर हमें खंडित स्वाधीनता मिली। 1930 में लंदन में हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन